अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासी हिकमत अमली में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज की नाकामी के बाद अब सिविल नाफरमानी की बातें की जा रही हैं और नई डेडलाइंस दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से भी ये शिकवा रहा है कि अदालतें इंसानी हकूक की पामालियों और इलेक्शन में मुबैना धांधियों से मुतल्लिक उनकी दरख्वास्तें टेकअप नहीं कर रही। लेकिन कल इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अहम सियासी और आईनी केसेस एक साथ एक ही हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील टेकअप करेगा। 10 दिसंबर को 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी और इमरान खान की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा के जेल मुंतकिली की दरख्वास्तों पर समाअत होगी और आईनी बेंच 11 दिसंबर को इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इसके अलावा आईनी बेंच आइंदा हफ्ते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों और अरशद शरीफ कत्ल केस पर भी समाअत करेगा। अहम बात यह कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आईनी बेंच की कॉम्पोजिशन में तब्दीली की गई और जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया, जिसके बाद कल ही ये खबर सामने आई थी कि आईनी बेंच पीर से शुरू होने वाले हफ्ते में इन अहम सियासी और आईनी मुकदमात को टेकअप करेगा। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस काफ़ी अरसे तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन केसेस को टेकअप करने में ताखीर पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद करती रही। लेकिन अब चूंकि ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, इसलिए अब ये देखना होगा कि इन केसेस का नतीजा क्या निकलेगा। अहम बात यह कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में इन केसेस पर समाअत नहीं हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन पिटिशंस को टेकअप किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने 26वीं तरमीम मंजूर करवा के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी प्रिंसिपल ही तब्दील कर दिया और इस तरमीम के नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस याया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद यह अहम पेशरफ्त सामने आई कि आईनी तरमीम के तहत बनने वाले नए जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हुकूमती अरकान को अक्सरियत हासिल है, उसने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया और उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। और कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ही कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला यह है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तो तनकीद करते थे, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी ज्यादा सख्त फैसला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। और अब इन्हीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन पर समाअत करेगा। इस अहम अदालती पेशरफ्त के अलावा अगला हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हिकमत अमली के एतबार से भी अहम होगा, क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 रोज पहले स्टेक होल्डर्स से मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए हुकूमत को सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए 12 दिसंबर की डेडलाइन दी थी और कहा था कि अगर ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होने का दावा कर दिया है। मगर यहाँ अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने तो हुकूमत को सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी है, मगर 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल की तरह इस बार भी ये बात सामने आ रही है कि इस मामले में भी इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप से मुशावरत नहीं की और उसके बगैर ही ऐलान कर दिया और शायद इसी वजह से पार्टी लीडर्स अभी तक इमरान खान की इस कॉल पर कंफ्यूज्ड और ला इल्म नजर आ रहे हैं। आज वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से जब सिविल नाफरमानी की कॉल पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसका दिफा करने के बजाय कहा कि इसकी अभी तफसीलात हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी इसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, तो उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। देखिए अभी इस पर गुफ्तगू हो रही है, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता, अभी मेरे सामने कोई इसके खद्दो खाल नहीं है। अभी मज़ीद गुफ्तगू होगी, कोई बात करेंगे इस पर, अभी कोई बात नहीं कर सकता मैं इस पर। ये जो है वो ऐसे
देखिए, सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। शुक्रिया जी। वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ करके एक कौमी हुकूमत चाहिए को बनाने की। देखिए, तमाम गुफ्तगू जो है वो हो रही है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसको हम रद्द करते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क को फलाह की राह पे चलाएं, मुल्क में हंगामा जो है वो ना हो बरपा, मुल्क में सुकून हो, अमन हो। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अरसे से तहरीक इंसाफ साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह तनकीद कर रही थी कि 9 मई का मामला हो या इलेक्शन रिगिंग का मामला हो, वो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस ने वो तमाम केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए। अब तो तहरीक इंसाफ मुतमईन है ना कि केसेस लग गए? देखिए, हमारी बहरहाल इस पे मीटिंग जारी है कि हम कैसे समझें कि हम मुतमईन हो गए हैं। पहले आप अपनी मर्जी के जजेस को आप अपॉइंट करें आईनी बेंचेस में, सीनियर मोस्ट को छोड़ दें, जूनियर मोस्ट को उसमें शामिल कर दें, और जब अपनी मर्जी के जब आपका बेंच बन जाए फिर कहें कि आए जी आप इंसाफ का कत्ल सारी दुनिया के सामने होता हुआ देख लें। ये मेरी ज़ाती राय है। अभी हमारी मीटिंग जारी है। हमारा मुतालबा ये है कि आप इसको फुल कोर्ट बिठाएं। इस तरह के इश्यूज़ पे इस तरह अपनी मनपसंद जजेस, जिनकी आरा पहले ही हमारे ख़िलाफ़ आ चुकी है, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू एवरी जज, लेकिन जो जज साहिबान वहाँ बैठे हैं, जैसे जिनके सरबराह हैं इनके और दूसरे जज साहिबान, जिन्होंने ये लिख के दिया है कि जनाब फुल कोर्ट का फ़ैसला या लार्जर बेंच के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब मुअज़्ज़ज़ ऐसे जज साहिबान जिनका तासुब PTI के ख़िलाफ़ है, जो 26वीं आईनी तरमीम जो कि इंसाफ के निज़ाम पे हमला है उसकी पैदावार हैं, तो वो क्या आप वो इंसाफ करेंगे? जब हम चीख के पिछले 1.5 साल से हमारी 9 मई की पिटीशन थी, 10-11 माह से हमारी 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड के मुताल्लिक़ थी, हम कह के रह गए जी सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल हमारी ये पिटीशंस लगाएं ताकि जुडिशल कमीशन के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकें। और जो मिलिट्री ट्रायल वाला केस है वो भी आप लेकिन सबसे पहले मैं इस पे जरा बात कर लूं। देखिए, अब 26वीं तरमीम पास हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें अक्सरियत हुकूमत की है। उन्होंने ही ये देखना था कि आईनी बेंच के जजेस कौन होंगे, और अब वो भी जो है उनकी तकर्री हो चुकी है। तो ऑप्शन क्या रह गया है? यही आईनी बेंच ही केस सुनेगा ना, या दूसरा ऑप्शन शायद ये कि अगर आपको एतमाद नहीं है तो आप अपनी दरख्वास्त को विड्रॉ कर लेंगे? और क्या ऑप्शन बचा है फिर आपके पास? देखें, जो आईनी बेंच बना है उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है, जो कि बेनिफिशरी हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। अब पहले वो 26वीं तरमीम के ऊपर तो फैसला कर लें कि वो दुरुस्त है या गलत है। कल ये सुप्रीम कोर्ट बैठ के ये फैसला कर लेती है कि वो गलत है, देन फिर तो इसका मतलब है कि ये आईनी बेंच भी गलत हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो इनका किया जाने वाले फैसले की क्या वैलिडिटी और हैसियत होगी? तो इसलिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिखा, लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि भाई 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में लगा दें, सो दैट ये जो इश्यू है वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। आप जजेस अपॉइंट करते चले जाएं, आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते चले जाएं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट डोमिनेटेड जो जुडिशल कमीशन होगा उसमें तो वो अपनी मर्जी के जज भी लगाएंगे, अपनी मर्जी के बेंच भी बनाएंगे, अपनी मर्जी के आईनी बेंच भी बनाएंगे। शुएब शाहीन साहब, जो आप एतराज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा खत भी लिखा है, इसका जवाब भी कल JCP की मीटिंग में चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने दे दिया है। उन्होंने और अक्सरियत ने दे दिया है कि जो अब ये 26वीं तरमीम का मामला है ये फुल कोर्ट नहीं सुन सकता। अगर इस पर कोई एतराज है तो वो भी आईनी बेंच ही सुनेगा। देखें, पहली बात तो यह है कि हमें उससे जो उसमें अक्सरियत है वो अक्सरियत ही गवर्नमेंट की है। दूसरी बात यह है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब विद रिस्पेक्ट टू हिम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर बात यह है कि वो उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ या जो तरमीम है उसका वो वन ऑफ दी बेनिफिशरी हैं। तो अब हमारा मुतालबा ये नहीं है कि किसको निकालें किसको ना निकालें। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में आपने अगर इंसाफ का निज़ाम जो कि वाहिद एक इदारा रह गया है जिसके ऊपर लोग एक आस और उम्मीद बांधते हैं, अगर आपने इंसाफ के निज़ाम भी डोमिनेटेड बाय दी फेडरल गवर्नमेंट कर देना है, जो कि 90% केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं, बल्कि 99% उसमें या फेडरेशन के खिलाफ होते हैं या प्रोविंसेस के खिलाफ होते हैं।
अगर वही एग्जेक्टिव जो फैसले कर रही है और उसी के खिलाफ अपनी मर्जी का वो बेंच बना देंगे तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अपनी मर्जी के बेंच के पास आप लेके जाएंगे तो इंसाफ के ऊपर ट्रस्ट क्या होगा? देखें, इंसाफ वो निज़ाम होता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज का या सबका एक एतमाद हो। लेकिन शोएब साहब, आपकी राय अपनी जगह, लेकिन आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब इस आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, फिर आप कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो कि हेड कर रहे हैं आईनी बेंचेस को, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा मामला? नहीं, हम ये कहते हैं ये अब उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये अगर आईनी बेंच, मैं कहता हूं फॉर द टाइम बीइंग वी प्रिज्यूम कि ये दुरुस्त फैसला भी करें, तो इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करेगा। द बेस्ट सोल्यूशन इज कि ये बेंच भी बैठ के ये नहीं, ऐसा तो नहीं, अगर आपके हाथ में फैसला आ जाएगा तो आप बिल्कुल उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, आप तो खैर मकदम करेंगे उसका। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि दुरुस्त फैसला करें, आपके हाथ में आ गया तो आप तो अप्रिशिएट ही करेंगे ना उसको। फिर देखिए सर, बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान का एक साफ सुथरा उजला चेहरा रहने दें। आप इस निज़ाम के ऊपर इतना गंद ना पैदा कर दें कि सारी दुनिया आपके ऊपर आवाज उठाए। जब आपका निज़ाम इंसाफी कंप्रोमाइज हो जाएगा, जब आपके ऊपर इतनी कदगने लग जाएंगी कि आप मुंसिफ भी अपनी मर्जी का चुनेंगे कि मुझे इस मुंसिफ ने इंसाफ देना है, यानी वो एक पार्टी है जिसके खिलाफ आप जाते हैं, उसकी मर्जी का मुंसिफ होगा। देखिए, आप एक जिरगोई भी बनाते हैं ना, जिरगा होता है, उसमें ऐसे शख्स को आप जिरगोई बनाते हैं या आर्बिट्रेटर बनाते हैं जिसके ऊपर दोनों पार्टियों का एक ट्रस्ट होता है। यहाँ एक पार्टी जो रेस्पोंडेंट है, जिनके खिलाफ गई हुई है सारी पब्लिक या लोग या पब्लिक एट लार्ज, वो फैसला करेगा कि जनाब मेरे खिलाफ जज कौन मेरा केस सुनेगा। तो इस तरह इंसाफ के निजाम के ऊपर दुनिया का उसूल है आज तक। इसमें मामला ये जो आप बात कर रहे हैं, बेंच अपनी मर्जी का काम। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, जेसीपी के इजलास से पहले हमारे प्रोग्राम पे भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि क्योंकि टॉप 3 को कंसिडर किया गया था चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए, तो मेरी राय के मुताबिक, हमारी जमात की राय के मुताबिक, जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं जो 4th मोस्ट सीनियर थे, उनसे ही आईनी बेंचेस का सिलसिला शुरू होना चाहिए। तो ये तो जेसीपी के इजलास से पहले वो कह चुके थे, लेकिन अब आपके सामने जो मामला है, आप कह रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे उस पर, क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है उस मीटिंग का जो आप करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी इज्तिमाई राय प्रेफरेबली ये होगी कि ये फुल कोर्ट सुने। इन कोर्ट को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इश्यू अभी पेंडिंग है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आप डिसाइड करें, और जब वो डिसाइड हो जाएगा, अगर फर्ज करो फुल कोर्ट कल बैठ के ये कह देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 1 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेसिक फीचर्स एंड स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मुझे ये बता दें कि फिर उसकी अहमियत क्या रहेगी, उसके बाद उसका होने वाला जो बेंच है उसकी क्या अहमियत रहेगी। और दूसरी बात, ये भी फ्रॉड करते हैं ये कहते हुए कि जी ठीक है जी, पहले 2 को हमने यूं निकाल दिया कि जी चीफ जस्टिस के लिए हमने उनको कंसीडर किया था। चले आप ये एतराज उठा के देख लें, लिखा हुआ है क्योंकि जैसे मैं, एक मिनट सिर्फ, ये कहां लिखा हुआ है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए वो अनक्वालिफाई हो गए हैं, और बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स अगर इस पूरी सुप्रीम कोर्ट में हैं तो वो 2 मेन जजेस हैं, या जस्टिस मंसूर शाह है या जस्टिस मुनीब अख्तर है। आपने उनको निकाल दिया कंसिडरेशन से। ठीक है, आप लोग अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं, ये एतराज करते भी हैं, तो अब मैंने कह दिया कि कल मंसूरी शाह साहब ने 2 दिन पहले खत लिखा, कल जस्टिस याया आफरीदी साहब ने कह दिया है कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, आईनी बेंचेस इस 26वीं आईनी तरमीम के मामले को देखेंगे। शोएब साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा मामला है कि अब आपकी पार्टी ने एक तरफ 5 रुकनी कमेटी बनाई है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए, लेकिन यह भी कह दिया है कि अगर 14 तारीख तक आपके मुतालबात पर बात नहीं होती, वो नहीं माने जाते, तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक आप चलाएंगे। आज जयपुर से इस पर सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि अभी तफसील मेरे सामने नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल ने जब उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा इस पर भी गुफ्तगू होनी है, इसके खदोखाल हमारे सामने नहीं है। तो ये फैसला, इसका मतलब पार्टी से मुशावरत के बगैर बानी पीटीआई इमरान खान ने खुद ही कर लिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ही ये फैसला है, बाकी उसकी जो खदोखाल है उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। उसका इफेक्ट पाकिस्तान में कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के बाहर मोस्टली जो इस वक्त तक बात सामने आई है कि हमने पहले इनको 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया हुआ है, अब ये 14 तक देखते हैं कि अगर मुज़ाकरात आगे चलते हैं तो शायद इसकी नौबत ना आए। और दूसरी बात, अगर इसकी नौबत आएगी भी तो हमने ओवरसीज को कहा है, प्रोबेबली ये कहा जाएगा कि आप अपने जो रिमिटेंस हैं उनको महदूद करें,
तो उससे फर्क किस पे नहीं आएगा? उससे पाकिस्तान पे फर्क नहीं आएगा तो क्या अमेरिका, बर्तानिया, गल्फ कंट्रीज पे फर्क आएगा क्या? देखिए, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है इसकी। मुझे बता दें, आज पाकिस्तान में आपने जमहूरियत को दफन कर दिया। 8 फरवरी को लोगों ने रिजल्ट दिया पीटीआई को, वोट दिया पीटीआई को, आपने उठा करके वो कठपुतली जो रिजेक्टेड है उनको मुसल्लत कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपने खुद पैदा कर दी। अब आगे आ जाता है इंसाफ का निजाम। इंसाफ के निजाम के ऊपर हमलावर हो गए 26वीं तरमीम के जरिए। वहां लेकिन शोएब साहब देखिए, ये आर्गुमेंट जो है ना आपका, एक मिनट मेरी बात जरा, मेरी बात खत्म करने दें। अब रह जाता है आखिरी ऑप्शन। आखिरी ऑप्शन था कि लोग निकले, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर आप सीधी गोलियां मारते हैं। मुझे बता दें कि दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है कि जिस मुल्क में आप जमहूरियत को दफन कर दें, आईन और कानून को आप पांव तले रोंद डालें? शोएब साहब, आप कह रहे हैं कि एक इलेजिटिमेट हुकूमत है और ये मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाए हल तलाश करने के लिए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये हुकूमत कहती है कि आपका रिजीम जो है वो एक फाशिस्ट रिजीम था, तो हम मजीद फाशिज्म लाकर हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हल ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, दोनों सूरतों में नुकसान ही होगा। 90% अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत की वजह से लोग यहां से या भाग रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रही है, या लोग अपना पैसा लेके इस मुल्क से भाग रहे हैं। इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को रहने देना चाहते हैं साहब, लेकिन तो आप ये भी तो देखें कि आपकी पार्टी, उसके लिए जो पीसफुल वे, आपकी पार्टी ने भी जब पहले बात की सिविल नाफरमानी की 2014 में, आपकी पार्टी ने IMF को खत लिखे, अवाम और आपके सपोर्टर्स उसको भी रिजेक्ट कर चुके हैं। ऐसे फैसले जब आप करते हैं उस पर आपकी पार्टी के अंदर से एक तो अमल दरामद नहीं होता, उल्टा तनकीद ही होती है। तो ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के बजाय आप रियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा जाएंगे ना? मुल्क को हम कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मुल्क तरक्की ही उस वक्त करेगा जिस वक्त यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ सही मानों में जमहूरियत होगी, यहाँ इंसाफ का निजाम सबके लिए बराबर होगा। इन कठपुतलियों और इन बदमाशों के होते हुए ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ना ये तरक्की की राह पे लेके जाना चाहते हैं। 24 नवंबर का एहतजाज शुरू होने वाला था, उससे पहले ये खबरें आ रही थी कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो इस एहतजाज के हक में, फाइनल कॉल के हक में नहीं, और फिर हमने देखा कि एहतजाज के बाद भी इस तरह की इख्तलाफाती खबरें सामने आती रही। अब फिर ये खबरें आ रही है कि आपकी जो लीडरशिप है, सीनियर रहनुमा है, वो इस सिविल नाफरमानी के हक में नहीं है। वो समझते हैं कि पार्टी को नुकसान होगा। अंसार अब्बासी साहब की आज इस पर पूरी खबर है, तो आप फिर क्यों इसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और फिर एक ऐसा कदम उठाना चाहेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो? चले, वो तो अभी 14 तक तो अभी टाइम है ना, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जब 14 तक कोई बात नहीं बनेगी तो फिर इंशाल्लाह हम बैठेंगे, उसके खदोखाल भी सामने आएंगे। एक बात आपको बता दें, ये रिलेट कर रहा है पाकिस्तान से बाहर के हमारे ओवरसीज भाइयों की तरफ, तो लिहाजा पाकिस्तान में उसका हमने कोई नहीं कहना कि बिजली के ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस तो पाकिस्तान में भेजेंगे ना, रेमिटेंस पाकिस्तान में कब आएगी तो मईशत का नुकसान होगा। हमने कहा महदूद करें, हमने उसको किस बार आगे चलना है, हमने किस बार उसको महदूद करने से भी जनाब नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा ना, पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने का इरादा है ना फिर तो। ये पाकिस्तान को तोड़ने का इनका इरादा है। ये जो कातिल हुकूमत बैठी हुई है, ये तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, खा वो बाहर बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, मुत्तहिद होके एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट से जान छुड़ाने के लिए। दूसरा, शोएब साहब, आप कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं इसकी नौबत ना आए। वो तो उसी वक्त नहीं आएगी जब आपके मुज़ाकरात होंगे, और हुकूमत तो ऑलरेडी ये कह रही है कि अगर आप हमारे ऊपर बंदूक तान के हमसे कहेंगे मुज़ाकरात करो और पहले ही बता देंगे कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हमारे मुतालबात नहीं माने गए, तो फिर हम ये एक्शन करेंगे। तो कह रहे हैं इस माहौल में तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। देखें, इन कठपुतलियों ने, आपको याद होगा जुलाई में हमें कहा APC हम बुला रहे हैं। मैंने 2 दफ़ा खान साहब के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खान साहब का पैगाम पहुंचाया, हम उसमें शिरकत करेंगे। ठीक 3 दिन बाद 12 जुलाई को फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का। 15 जुलाई को अता जाता है किसी के कहने पे, जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, और ये इत्तेहादियों का फैसला है और गवर्नमेंट का फैसला है और कैबिनेट का फैसला है। क्या हुआ? वो सिर्फ माहौल खराब करना मकसद था। इन कठपुतलियों को जिस दिन संजीदा मुज़ाकरात करेंगे उस दिन इनके खात्मा होगा। इनको ज़ाहिर अपनी तो फिर क्यों करेंगे, वापस करनी पड़ेगी। फिर क्यों करेंगे संजीदा मुज़ाकरात? आप कह रहे हैं कि संजीदा मुज़ाकरात जिस दिन करेंगे उस दिन उनका खात्मा होगा, तो क्यों करेंगे फिर? मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये फिर झूठ बोलते हैं ना कि जी आप ये मुतालबा ना करें तो हम बात करने को तैयार हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात मुझे बताएं कि भाई आप बस वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद। शोएब शाहीन साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद।
वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का यकीन दिलाया था। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त यह बिल पार्लियामेंट से मंजूर भी हो गया था, मगर यह बिल सदर मुमलकत के पास पहुंचने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने वादों पर यूटर्न ले लिया है। मौलाना फजल रहमान का शिकवा है कि हुकूमत ने पहले इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया था और अब अचानक हुकूमत को एतराज़ात याद आ गए हैं, मगर वो इन एतराज़ात पर गौर तो क्या, उन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आज नौशहरे में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने मजीद क्या कहा, सुनिए। इत्तेफाक राय की इन तमाम मरहलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बजाते खुद मौजूद थे, ये नहीं कि वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे, बिलावल साहब खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। इन मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलाल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी JUIF के साथ कि 26वीं आईनी तरमीम में वो आपको सपोर्ट करेंगे और मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो आप लोगों की हिमायत से यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से पास होगा और वो एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप अपने वादों से पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस इशू को अगेन पॉलिटिकली और एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया जाएगा। जो रिजर्वेशन हैं मौलाना साहब के उन मामलात को भी देख लिया जाएगा और जो लीगल पोजीशन उसके मुताबिक इंशाल्लाह इन मामलात को हल कर लिया जाएगा। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ये। आप कह रहे हैं सियासी तौर पे हल कर लिया जाएगा, एमिकेबली हल कर लिया जाएगा, तो इसी सिलसिले में तो बिलावल साहब मिले थे ना, और इसके बाद मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन मामला हल होने की बजाय और बिगड़ गया जब सदर पाकिस्तान ने ये बिल वापस असेंबली उसको भेज दिया। मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि एट टाइम्स आपको चीज़ें कुछ और लग रही होती हैं, और आपने 26वीं आईनी तरमीम के ज़माने में देखा आपने कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे थे, लेकिन आखिर में आपने देखा कि उस मामले का भी पॉलिटिकल हल निकला और बड़ा एमिकेबल तरीके से उसका हल निकाला गया। तो अगेन ये भी जो मौलाना साहब के रिजर्वेशन हैं, एतराज़ात जो भी हैं, उनको भी इंशाल्लाह पॉलिटिकली एमिकेबल अंदाज से हल किया जाएगा और पीपल्स पार्टी इसके अंदर एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी। हाँ मुर्तज़ा साहब, आज यही कहा है फजल रहमान साहब ने कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी उसमें पीपल्स पार्टी तो एक गारंटर के तौर पे थी और पीपल्स पार्टी से ही ज्यादा मुज़ाकरात हुए। वो कह रहे हैं कि मीटिंग्स में सदर आसिफ अली जरदारी भी थे, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, उस वक्त आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, आम चीज़ों पर एग्री कर गए। तो अब ये जो एतराज़ लगा के आप वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बदनीयती है हुकूमत की जानिब से। शहजाद साहब, मौलाना साहब के साथ इंगेजमेंट सदर मुमलिकत की भी थी, वजीर आज़म की थी, वजीर खारजा की भी थी, वजीर दाखिला की भी थी, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा भी शामिल थे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि गवर्नमेंट एक पोजीशन पे थी, JUI दूसरी पोजीशन पे थी, दोनों को बीच में कन्वर्ज कराने में एक बड़ा किरदार अदा किया। तो एक बार फिर एज आई सेड अर्लियर कि पीपल्स पार्टी वो ब्रिज का किरदार अदा करेगी और जो इश्यूज हैं हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनको ऐसे अंदाज से हल कर लिया जाएगा। लेकिन रुकावट है क्या इसमें? क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि रुकावट इसमें हुकूमत या सदर पाकिस्तान नहीं है, रुकावट कोई और है। ऐसा ही मामला है या आप लोगों को कोई जेन्युइन एतराज है इस बिल पर? मैंने शहजाद साहब वो कानूनी मुसव्वदा या बिल जो है देखा नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए उसके ऊपर कमेंट करना ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मानना है, हम पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, अगर पार्लियामान ने इस बिल को पास किया है रिक्वायर्ड नंबर्स के साथ, तो उन्होंने अपनी माइंड को अप्लाई करने के बाद और जो भी कमेटी का स्टेज होता है उसके बाद वो किया होगा। तो इसलिए मेरी राय की कोई हैसियत नहीं है। जब पार्लियामान अपनी राय दे चुका और मैंने सदर साहब के एतराज़ात जो ये मीडिया पर कोट किए जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं बिल्कुल ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी इशू है उसको पीपल्स पार्टी रिजॉल्व करने के लिए
माजी में भी अपना किरदार अदा किया और एक बार फिर अपना किरदार अदा करेंगे। सही, आप कह रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा। खैर, इन्होंने कहा है कि कल हम इजराइल के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं, तो ये ना हो कि इजराइल मुर्दाबाद के साथ साथ हम कहीं मुर्दाबाद हुकूमत का भी नारा लगा दें। एक और मामला इस वक्त ये है कि आपने सुनी होगी ये डिस्कशंस के शायद कोई इन हाउस चेंज आ सकता है। यहाँ पे अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई कौमी हुकूमत हो और ड्राइविंग सीट पे ज़रूरी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब हो या नून लीग हो, बिलावल भुट्टो साहब भी हो सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस हवाले से बयान दिया था कि जो सफ़बंदियाँ हैं वो एक जैसी नहीं रहती, वो तब्दील भी हो सकती हैं। फैसल वाडा साहब ने पहले जरदारी साहब से मुलाकात की थी, अभी रिसेंटली बिलावल साहब से मुलाकात की, वो भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और वो भी ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं। कल नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा कि क्यों नहीं आ सकते बिलावल साहब ड्राइविंग सीट पे। कुछ चल रहा है या महज अफवाहें हैं ये सारी? देखिए शहजाद साहब, मफरूजों के ऊपर तो कभी कमेंट नहीं किया जा सकता, तो आप इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मेरे लिए तो मफरूजे, अगर कुछ चल रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में तो वो आपको तो पता होगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा थोड़ी आपको। जब तक कोई चीज पब्लिक नहीं होती, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती, वो शेयर नहीं की जाती। नेचुरली बिलावल साहब जो हैं कौमी सतह के लीडर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन आया इस तरह की चीज़ कोई ज़ेर गौर है, अंडर कंसिडरेशन है, मैं इसके ऊपर अगेन मेरे लिए कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। बेहतर चीज़ यही है कि इस पर आप वफाकी हुकूमत से बात करें। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुल्क के वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं जो इस मुल्क की वफाकी हुकूमत को लीड कर रहे हैं, और उनके मुख्तलिफ इत्तेहादी है जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक इत्तेहादी है। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, कुछ खास सलाहियतें शहबाज शरीफ साहब में भी हैं। इस वक्त हम अगर एक हाइब्रिड रजीम में है तो कहा जाता है कि इस इक्वेशन में उससे बेहतर वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, तो वो वाली सलाहियतें जो हैं शहबाज शरीफ साहब में वो भी हैं बिलावल साहब में? अगेन देखें, ये मफरूजा ओरिएंटेड आपने बात की है कि कौन, मैं तो सलाहियतों पे बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि हैं तमाम उनमें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने सूबे को गालिबन 3 बार लीड किया है और एक बार पाकिस्तान के पहले भी वजीर आजम रहे हैं, तो कोई ना कोई सलाहियत है उनके अंदर, जब भी उन्होंने बार बार अपने सूबे को लीड किया और फिर उनकी सियासी जमात ने उनको पाकिस्तान का वजीर आजम भी नामजद किया। इसी तरीके से बिलावल साहब ने वजारत खारजा को लीड किया, और आपके सामने है कि जिस मुतहर्रिक अंदाज से बिलावल साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया के सामने रखा, उसकी सब तारीफ करते हैं। पिछले 5-6 साल की जो बिलावल साहब की पार्लियामानी तारीख है, जो उनका किरदार रहा है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वो बड़ा कैटेगोरिकल है, बड़ा क्लियर हेडेड है, और वो हमेशा जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करते हुए बात करते हैं। तो हर किसी के अंदर सलाहियत होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नंबर गेम किसके पास होता है। बिलावल साहब 2024 में पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के बिल्कुल उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे, तो ये अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया, क्यों तो रिक्वायर्ड नंबर तो अभी भी नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है। आप अगर किसी भी मेंबर कौमी असेंबली, 336 मेंबरान असेंबली हैं, किसी से भी पूछेंगे कि वो वजीर आजम बनना चाहेगा, तो मेरे ख्याल में नहीं, इन नंबर्स के साथ, क्योंकि आपने खुद कहा ना हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे, तो हमारा असूली तौर पे हमें नहीं बनना चाहिए, तो अब आपको लगता है कि इस असूल को तब्दील किया जा सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया कि नंबर मैनेज करने होते हैं ना, आपको जो रिक्वायर्ड आपको स्ट्रेंथ है, गालिबन 170-72 मेंबरान आपको कौमी असेंबली के अंदर चाहिए होते हैं। पीपल्स पार्टी के गालिबन 69 मेंबरान है, तो पीपल्स पार्टी को नेचुरली इत्तेहादियों की जरूरत होगी हुकूमत फॉर्म करने के लिए। हमने उसूल ये वजह किया था कि नून लीग की चूंकि हमसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए नून लीग जो है वो वफाकी हुकूमत को लीड करिए। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ हम ट्रेजरी बेंच के साथ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे सिरदास। वेलकम बैक। शाम में 2011 में शुरू होने वाली मुसल्लह अवामी बगावत को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से 2016 तक नाकाम बनाने के बाद शामी सदर बशार अल असद को एक बार फिर शुमाल से लेकर जुनूब तक मुसल्लह बगावत का सामना है, जहां सिर्फ पिछले 10 रोज में हलब, हम्मा और दरा समेत कम से कम 5 बड़े शहर रियासती कंट्रोल से बाहर निकल के बागियों के कब्जे में आ चुके हैं। और इस वक्त बागी शाम के अहम स्ट्रेटेजिक शहर हिम्स के दरवाजे पर पोजीशन संभाले हुए हैं, जहां बागियों की जानिब से शामी सरकारी फौज और उनके हामी हिजबुल्लाह के जंगजुओं को शहर का कंट्रोल छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। और अब अगर ये शहर भी बशार अल असद के कंट्रोल से निकल जाता है तो ये उनके लिए बड़ा धचका होगा, क्योंकि ये शहर दारुल हुकूमत दमिश्क समेत शाम के मगरबी शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जहां अब भी बशार अल असद का कंट्रोल बरकरार है। अहम बात यह कि यह पहली बार नहीं है कि जब सदर
बशार अल असद को इस किस्म की बगावत का सामना करना पड़ा हो। 2011 से 2015 के दौरान भी उनके खिलाफ पहली मुसल्लह बगावत अपने इंतहा पर थी और उनके इक़्तिदार का खात्मा करीब समझा जा रहा था, मगर 2016 में बागियों के खिलाफ रूस के फ़िज़ाई हमलों और ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से शामी फ़ौज की मदद ने इस बगावत को नाकाम बना दिया था, जिसके बाद से बागी शाम के शुमाली और मशरक़ी शहरों तक महदूद होकर रह गए थे। मगर 27 नवंबर को शाम के मंजरनामे में उस वक्त हैरानकुन पेशरफ्त सामने आई जब तहरीरुल शाम नामी तंजीम और उसके इत्तेहादी मुसल्लह ग्रुपों ने इदलिब से निकलकर मुल्क के शुमाली मगरिब हिस्से में शामी सरकारी फौज के ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया और देखते ही देखते हलब, हम्मा समेत मुतादिद बड़े शहर किसी खास मुज़ाहमत के बगैर बागियों के कंट्रोल में चले गए। शाम में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक पिछले 10 रोज से जारी लड़ाई में अब तक 800 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें शामी फौज के 65 से ज़्यादा फौजी और अफसरान भी शामिल हैं। और अब इस पूरी सूरत हाल में सवाल ये रूस और ईरान एक बार फिर सदर बशार अल असद को बचाने के लिए मदाखलत करेंगे कि जब रूस पहले ही यूक्रेन जंग में और ईरान इजरायली तनाज़े में मसरूफ़ है। इस बारे में ब्लूमबर्ग ने रूसी सदर के करीबी ज़राए के हवाले से बताया है कि इस बार रूस का बशार अल असद को बचाने का कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि रूसी सदर शामी अफवाज के हथियार डालने पर शदीद बरहम है और जब तक यह सिलसिला जारी रहेगा रूस शामी सदर की मदद को नहीं आएंगे। जबकि पिछले 10 रोज में सामने आने वाले गैर मामूली वाक़यात के बाद अमरीकी इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि सदर बशार अल असद की अहलिया और बच्चों समेत दीगर अहल खाना शाम छोड़ चुके हैं और बशार अल असद कहाँ है इसका भी कोई इल्म नहीं है। मशरिक़ वस्ता में होने वाली इस अहम पेशरफ्त पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है TRT वर्ल्ड के नुमाइंदे हसन अब्दुल्ला ने, जो इस वक्त शाम के शहर हलब में मौजूद हैं। हसन अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस वक्त शाम के शहर हलब में मौजूद हैं और ऑन ग्राउंड मुख्तलिफ इलाकों से आप रिपोर्टिंग करें। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त मजमूई सूरत हाल क्या है, बागियों ने अब तक कितने शहरों का कंट्रोल हासिल कर लिया है और क्या जो शामी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है उनको या नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सूबे हैं उन पर कब्जा कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप हलब सूबे की बात करें या हमा की बात करें, ये बहुत अहम थे, इस पर मुकम्मल तौर पे कब्जा हो गया है। इदलिब पर कब्जा हो चुका है। जनूब में जो हिम्स सूबा है उस पर तकरीबन कब्जा हो गया, लेकिन जो हिम्स शहर है उस पर भी कब्जा नहीं हुआ। अलबत्ता जब आप दिमिश्क की तरफ बढ़ें तो दिमिश्क के जनूब में जो दो बहुत अहम सूबे हैं, एक तो दरा है और दूसरा सुवेदा है, इन दोनों पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। उन दोनों की जो मरकजी जेलें थी वहाँ से जो लोग कैदी थे, वो कह रहे हैं कि सियासी कैदी थे, उनको छुड़वा दिया है और अब वहाँ से उन्होंने शिमाल की तरफ यानी दमिश्क की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और इस वक्त वो दमिश्क से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो एक तरफ तो शिमाल में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा किया और दूसरी तरफ से जनूब में भी अब वो चढ़ाई कर रहे हैं। हिम्स के मशरक में एक बहुत अहम उनका मिलिट्री बेस था जो सीरियन रेजीम का T4 के नाम से मशहूर है। T4 पर भी जब उन्होंने चढ़ाई की तो जो रजीम के फौजी थे वहां से फरार हो गए और उस T4 बेस को छोड़ दिया। तो अब आप ये समझ लीजिए शहजाद साहब कि सिर्फ दमिश्क ही रह गया है जिस पर चढ़ाई बाकी है। सर, ये भी बताइएगा कि 2011 से 15 जब हम देख रहे थे कि शाम में मुसल्लह बगावत थी तो उस वक्त रूस, ईरान, हिजबुल्लाह ये सब सदर बशार अल असद की मदद के लिए आए थे। इस वक्त क्या हालात लग रहे हैं? क्या इस मदद का इम्कान है या आपको लगता है कि जो बागी हैं वो बआसानी दमिश्क का कंट्रोल संभाल लेंगे? देखिए, फिलहाल तो आसार ये है कि वो दमिश्क पर उनकी जो चढ़ाई इस वक्त जारी है वो कामयाब हो जाएगी। रूस की तरफ से भी उस तरह की इंटरवेंशन नहीं की गई जो 2015 में की गई थी। उसके अलावा 2015 में एक दाइश फैक्टर भी था कि जब जो मुख्तलिफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मुल्क में अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी तो उस वक्त दाइश भी नमूदार हुई और उससे जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें उनको बहुत नुकसान हुआ था। इस वक्त दाइश तकरीबन यहाँ ख़त्म हो चुकी है तो उसका असर तो यहाँ पर नहीं है, तो एक फैक्टर उसको आप खारिज कर दें। दूसरा, रूस की तरफ से भी उस तरह की इंटरवेंशन नहीं हुई। हमने देखा कि हमा में रूस ने थोड़ी बहुत बमबारी की, हिम्स में थोड़ी बहुत बमबारी की, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी जो उनका मिलिट्री एडवांस था उसको रोकने के लिए। तो जो 2014-15 की इंटरवेंशन थी उस तरह की इंटरवेंशन रूस की तरफ से नहीं हुई। ईरान की तरफ से भी उस तरह का मामला नहीं है। आपके इल्म में होगा कि आज दोहा में अस्ताना फॉर्मेट के तहत तुर्की, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई और आप उसमें बॉडी लैंग्वेज देखें तो जो ईरानियन वज़ीर ख़ारजा हैं और रूसी वज़ीर ख़ारजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पैसिव किस्म की है और उन्होंने बहुत ही जनरलाइज किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि डायलॉग के ज़रिए
मामले को हल करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अस्करी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने अपना कंट्रोल बहुत मजबूत कर लिया है, और अब वो जब नेगोशिएटिंग टेबल पर अगर आते भी हैं तो एक बहुत मजबूत पोजीशन के साथ आएंगे। और ये इत्तलात भी सामने आ रही थी, इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया कि बशार अल असद की जो फैमिली है वो शाम छोड़ के जा चुके हैं और उनका खुद भी कोई अता पता नहीं है। तो क्या इस हवाले से कोई इत्तलात है आपके पास? देखिए, इस तरह के कोई मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है। अलबत्ता एक स्टेटमेंट जारी किया गया था बशार अल असद के दफ्तर से, जिसमें कहा गया कि बहुत सी इस तरह की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, और बिलखुसूस वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह की तरफ से जो खबर थी उसको उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। अलबत्ता ये बात इस वक्त चल रही है, ये मैं उन लोगों से उनकी बात सामने रखते हुए कर सकता हूँ जो आस्ताना फॉर्मेट में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेफ पैसेज का ऑप्शन डिस्कस किया गया है कि बशार अल असद को किस किस्म का महफूज रास्ता फराहम किया जाए, कौन मुल्क है जो उनको और उनकी फैमिली को ले लेगा, क्योंकि इस वक्त जो असेसमेंट है रूस की तरफ से भी वो ये कि ये मामला ख़त्म हो चुका है बशार अल असद के नुक्ते नज़र से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अब्दुल्ला, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आज के शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।